हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे क्यूट से चैनल में जिसका नाम है CUET मॉक। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशंस। हेडिंग डाल देता हूं। आज की क्लास शुरू होने वाली है। पेन पेपर लेकर बैठ जाओ बच्चों। और साथ में आपको ये याद दिला दूं मैं कि आज की क्लास भी शुरू तो वहीं से ही होगी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको दी थी वो हम पहले डिस्कस करेंगे। और बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। फिर हम जानेंगे कि सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे सॉलिड की लिक्विड में और गैस की लिक्विड में। पर शुरुआत वादे के मुताबिक सवाल से शुरू करेंगे। तो आज की क्लास शुरू की जाए बच्चों। आज की क्लास हम कर रहे हैं शुरू। और ये आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि जो आज का लेक्चर है, जो आज जिन्होंने अभी अभी वीडियो खोला है वो ये जान लो कि ये है लेक्चर नंबर 5। अगर बच्चों आपके 4 लेक्चर्स मिस हुए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन चारों के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। पर ये वाला लेक्चर अटेंड करना पहले, फिर आप वो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो भी देख लेना। बाकी जो रेगुलर जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको मालूम है कि ये हमारी किताब है और किताब के पहले पन्ने में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया था। सवाल क्या था, एक बार हम ज़रूर उस पर नज़र मार लेते हैं। हाँ, तो सवाल है बच्चों कि हमें डेंसिटी पूछी गई थी और हमें सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन गिवन था 3.6 जिसकी मोलैरिटी थी। और उस सॉल्यूशन में क्या गिवन था कि सॉल्यूशन 49% मास बाय मास है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन बच्चों दी हुई थी। जिन्होंने पिछला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया था उनके लिए सवाल हलवा होगा। चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। हमें पता करनी क्या है, मोलैरिटी। अगर मुझे मोलैरिटी पता करनी है, क्योंकि मोलैरिटी हमें दी हुई है, डेंसिटी निकालनी है। मोलैरिटी कितनी दी हुई है? मोलैरिटी दी हुई है 3.60 m। इसका फॉर्मूला लिख दूं मैं। एक मिनट, यहाँ से मैं ये ज़रा रब कर देता हूँ क्योंकि ये हो रहा है ओवरलैप। हाँ, अब हो गया है ये चीज़ें ठीक। अब देखिए, मोलैरिटी हमें मालूम है फॉर्मूला क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपॉन में हम क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन में मोलैरिटी दी हुई है बच्चों पहले से कितनी? 3.60। ओके, क्या नंबर ऑफ मोल्स पता है? नहीं पता। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है? नहीं पता। ये दोनों चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी। हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? देखो, 49% मास बाय मास सॉल्यूशन है। यहां पर लिखता हूं मैं 49% m बाय m H2SO4 सॉल्यूशन, ये गिवन है। अभी मास बाय मास में बच्चों आपने क्या सीखा था? मास बाय मास में हमने ये सीखा था कि 49 ग्राम H2SO4 वो मौजूद है किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्या ये बात समझ में आ गई? सॉल्यूशन का मास पता लगा, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता करनी है। सॉल्यूशन की डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी पता नहीं, मास पता है, V पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। V क्या आ गया? 100 अपॉन D। क्या बात समझ में आ रही है? अभी वॉल्यूम आ चुका है 100 बाय D। नाउ दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमें गिवन है। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं बच्चों, तो गिवन मास अपॉन में आएगा मॉलिक्यूलर मास। एंड H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कितना होता है? 98, 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन 64। तो 49 बाय 98 नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.5 बिकॉज दिस इज 1/2। नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, पुट कर दीजिए 0.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है 100 बाय D
मिलीलीटर्स पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1000 से। नाउ डी ऊपर गया, 2 जीरो, इसके 2 जीरो खा गया बच्चों, तो ये बचा 3.60 इज इक्वल्स टू डी इंटू 5 अपॉन में आएगा 10, मल्टीप्लाई में 10 है, ये भी खत्म। अब 5 आ गया इधर डिनोमिनेटर में, तो 3.6 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो दिस विल गिव यू 0.57 जा 35 और 5 2 जा 10, तो डेंसिटी आ गई 0.72 ग्राम्स पर ml। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, 0.72, ऑप्शन नंबर सी बच्चों, सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और ये है सही जवाब। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको मोस्टली बच्चों ने कर ही लिया होगा, है ना, बट जो नहीं कर पाए थे उनको सॉल्यूशन अब सामने नजर आ रहा है, नोट डाउन कर सकते हैं। आपको अपनी गलती मालूम पड़ गई कि कहाँ पर आपने मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब करता हूँ मैं रब और हम चलते हैं आगे अगली प्रॉब्लम पे बच्चों, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दी जाती हैं उनको सॉल्व करना आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो कॉन्फिडेंस आता है वो लेवल ही उसका अलग होता है, क्लियर। तो प्रॉब्लम्स जो हैं प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ज़रूर। खैर ये हो गया अब ये रब, और हम चलते हैं अब अपनी अगली प्रॉब्लम पर जो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी गई थी। ये हो गया रब, हाँ चलिए आगे चलते हैं अगली प्रॉब्लम पर, नेक्स्ट पन्ना। और अगली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो थी वो थी बच्चों आपको डेंसिटी ऑफ अ 2.5 मोलर सॉल्यूशन। डेंसिटी आपको दी हुई है 2.5 मोलर सॉल्यूशन, कितनी, 1.02 ग्राम्स पर ml, क्लियर। वी हैव टू फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस बार स्मॉल m पता करना है, डेंसिटी दी हुई है, ओके। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय वॉल्यूम। कितनी दी हुई है डेंसिटी बच्चों, डेंसिटी दी हुई है 1.02। मास पता है क्या सॉल्यूशन का, नहीं। वॉल्यूम पता है क्या, हाँ। आप पूछोगे कैसे सर, वॉल्यूम कहाँ गिवन है बच्चों, आपको मोलैरिटी दी हुई है। मोलैरिटी क्या दी हुई है, 2.5 m। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2.5 m का मतलब हुआ 2.5 मोल्स किसके, एसिटिक एसिड के, ऑफ एसिटिक एसिड, ये प्रेजेंट है किसमें, These are dissolved in 1000 ml of solution। क्या बात समझ में आ रही है, इतने मोल्स इतनी वॉल्यूम में डिसॉल्व हो रखे हैं। तो वॉल्यूम हमें पता है कितना है, 1000 है, m नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 102 अपॉन 100 मल्टीप्लाई में आया 1000 इज इक्वल्स टू में m, 20 खा गया, ये बचा 1020 ग्राम्स। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर हुआ बच्चों। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने पता कर लिया, बट हमें पता क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मोलैलिटी। एंड अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखूं तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। किसका मास, सॉल्वेंट। अगर ग्राम्स में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर तो सॉल्यूशन का मास आया है, हमें किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। कैसे पता लगेगा, सॉल्यूशन में से बच्चों सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे। अब सॉल्यूट कौन है, एसिटिक एसिड। क्या इसका फॉर्मूला पता है, आप बोलोगे यस सर, वीक एसिड होता है, बचपन से पढ़ा है, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। इसका मास कैसे पता किया जाए, इसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता लगते थे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नाउ गिवन मास इज, वही तो पता करना है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 2.5, मोलर मास में हम डाल देंगे, 2 कार्बन है 24, 4 हाइड्रोजन है 4, 2 ऑक्सीजन है 32, ऐड कर लो 60 आ गया ग्राम। 60 ग्राम क्या आ गया इसका, मोलिकुलर मास बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट हटाया 10 लगा, मल्टीप्लाई में 60, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट।
0 से 0 खत्म, बचा क्या 150 ग्राम्स। आ गया हमारे पास क्या मास ऑफ सॉल्यूट। ओवरलैपिंग हो रही है, इसको मैं हटा देता हूँ स्क्रीन से। हाँ 150 ग्राम्स आ गया बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट आ चुका है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। अब हम मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू क्या करेंगे 1020 में से माइनस कर देंगे किसे 150 को, ये बचेगा 870 ग्राम्स। 20 गया 1000 बचा 130, 870 ग्राम्स पुट करिए यहाँ पर। वी हैव टू फाइंड द मोलैलिटी। क्या नंबर ऑफ मोल्स में फर्क आया है? कुछ नहीं, 2.5 मोल्स हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों हमने कैलकुलेट कर लिया है 870 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000 से, क्योंकि मास सॉल्वेंट का किस में है ग्राम्स में। 0 ने 0 खत्म किया, इसका पॉइंट नीचे आया तो 10 मल्टीप्लाई 87 इंटू 100, एक 0 से एक और 0 खत्म, बचा क्या बच्चों 250 अपॉन में 87। ठीक है, अभी 3 से करोगे अगर मल्टीप्लाई 87 को तो वो 250 से ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स आंसर विल बी 2 पॉइंट समथिंग एंड हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 2.87। 2.87 दिस इज द करेक्ट आंसर। मोलैलिटी सवाल अच्छा था, जिन्होंने खुद किया होगा उनको और मज़ा आया होगा, और अगर किसी ने ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाया था तो अब उसका जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों मोलैरिटी के सवाल आपको दिए गए थे और पिछले लेक्चर में हमने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स जो थी वो डिस्कस कर ली थी, क्योंकि मास बाय मास से स्टार्ट किया था, फिर हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किया बच्चों मास बाय मास के बाद, फिर उसके बाद जिक्र हुआ था मास बाय वॉल्यूम का। फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ तब हमने डिस्कस किया था किसको पार्ट्स पर मिलियन को, और पार्ट्स पर मिलियन के बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमने डिस्कस की थी बच्चों। पार्ट्स पर मिलियन के बाद कौन सी कंसंट्रेशन टर्म हुई थी हमारी, हमने किया था मोलैरिटी को डिस्कस, फिर मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको भी पता है कि आपने कितने अच्छे से सीख लिए है ना। तो अब आज जो मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों नया टॉपिक, और टॉपिक का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो मैंने दिया आपको कि हम आज पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड, किसमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अभी एक ग्लास में पानी लेता हूं और इस रूम का टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, यही टेम्परेचर रखता हूं और उसमें चीनी डिजॉल्व करना अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर उसमें डिजॉल्व हो पाई उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में, दैट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट शुगर। सॉल्युबिलिटी का मतलब आपको समझ में आया ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो पाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। क्लियर? आगे देखो इसमें सॉल्युबिलिटी में ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्या डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूट, किस में डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट, दोनों के नेचर पर भी डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी। क्लियर? साथ में क्या लिखा हुआ है, इट विल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारे आसपास का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, सॉल्युबिलिटी उस पर भी डिपेंड करती है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये याद रखना, साथ में किस पर डिपेंड कर रही है सॉल्युबिलिटी बच्चों, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। और सॉल्युबिलिटी है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो जाए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। बात समझ में आ रही है? ओके।
तो अब हम जरा देखते हैं कि इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है किस पर। हम पहले कंसीडर करेंगे सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा, पहले हम ये देखेंगे, और फिर देखेंगे कि जब गैस को जब डिसॉल्व किया जा रहा है किस में, लिक्विड में। तो बारी बारी देखते हैं, चलते हैं अगले पन्ने पर किताब के। हाँ, तो नेक्स्ट पेज हमें बताने वाला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। क्लियर? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड में सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों के हर सॉलिड एक पर्टिकुलर गिवन लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी दिया जाएगा और एक लिक्विड दे दिया गया उसमें वो डिसॉल्व हो ही जाएगा, 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। पहला लेक्चर हमने देखा था, चीनी मिलाई थी, मिल गई थी, बट सैंड इन वाटर वो नहीं मिली थी। तो हर सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए ऐसा पक्का नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड और शुगर, फॉर्मूला आपको मालूम है। सोडियम क्लोराइड बच्चों NaCl, कॉमन सॉल्ट, नमक। शुगर की बात कर लेते हैं, C12H22O11, टेबल शुगर, सुक्रोज। किससे बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, है ना। तो जब आपको ये पता है कि ये शुगर एंड नमक ये दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं रेडिली इन वाटर, बट नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट रेडिली डिसॉल्व इन इट। नेफ्थलीन बॉल्स बच्चों, कपूर की गोलियां देखी हैं, पानी में डिसॉल्व करके देखना, कभी भी घुलेंगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ, जो हमने पिछले जो पन्ने पर पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो सॉल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है उस पर चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। अगर मैं नेफ्थलीन का फॉर्मूला लिखूं, नेफ्थलीन का फॉर्मूला क्या है? नेफ्थलीन में हमें मालूम है कि 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ अल्टरनेट डबल ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये डबल यहाँ पर आ जाएगा, और ये हुआ नेफ्थलीन, दिस इज नेफ्थलीन। एंथ्रासीन बनाना है तो 3 बेंजीन रिंग जोड़ दो, कितनी? 3। ये हो गया हमारा एंथ्रासीन, ये क्लियर, दिस इज एंथ्रासीन। अब ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वो इनमें से देखो NaCl तो पूरा हमें मालूम ही है, दिस इज आयनिक। बट जो शुगर है बच्चों वो है पार्शियली आयनिक, कंप्लीटली आयनिक नहीं है, दिस इज पार्शियली आयनिक कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, OH ग्रुप्स उसमें मौजूद हैं, किसमें? शुगर में। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है पानी के साथ, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए पानी में नेफ्थलीन और एंथ्रासीन ये डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, पर नमक और चीनी वो घुल पा रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें, तो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन लिखा हुआ है किताब में हमारी कि ये डिसॉल्व होगा बेंजीन में, यानी कि इनको जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं चाहिए, डिसॉल्व ये दोनों भी हो जाएंगे, पर किस में हो रहे हैं बच्चों? बेंजीन में। अगर बेंजीन में ये दोनों डिसॉल्व हो रहे हैं तो आगे हम पढ़ सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड एंड शुगर, नमक और चीनी, वो बेंजीन में घुलेंगे नहीं। ये दोनों पानी में, ये दोनों बेंजीन में, सबने अपना अपना ढूंढा हुआ है सॉल्वेंट जिसमें वो डिसॉल्व होंगे। तो इससे हमें ये मालूम पड़ा कि पोलर सॉल्यूट अगर होगा, कैसा बच्चों? पोलर सॉल्यूट जिसमें चार्जेस थोड़े से सेपरेट हो सकते हैं। इसमें तो पूरा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कंप्लीटली ये तो डिसोसिएट हो सकता है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। पार्शियली आयनिक मैंने इसको भी लिखा है, तो इसका मतलब ये हुए कैसे? पोलर। और ये डिसॉल्व किस में हो रहे हैं? पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ऑल ऑफ यू नो H2O, दिस इज पोलर इन नेचर। और जो आप इसका स्ट्रक्चर भी देखते हो उसमें भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव देखने को मिलता है कि नहीं बच्चों?
तो इसलिए हमने ये पाया कि पोलर सॉल्यूट्स जो थे वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुए और जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स थे वो किस में डिसॉल्व हो रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सेम है। इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन हो रही है मॉलिक्यूल्स की वो सिमिलर है। पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, एक जैसे तो भाई बंधु एक दूसरे को मदद तो करेंगे साहब। आगे देखते हैं, अगले पन्ने पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और चीजें। लेट अस डिस्कस मोर, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। पहली बात बच्चों आपकी स्क्रीन पर है कि जब सॉलिड सॉल्यूट को, किसको, सॉलिड सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा सॉल्वेंट में तो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उसमें और धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन। इसको रब कर दूं तो इसमें पहली लाइन बच्चों आप रीड करो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब सॉल्यूट को हमने क्या किया, डिसॉल्व किया। किसमें, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। सॉल्यूट मान लो यही है नमक हमारा NaCl, इसको जब मैंने डिसॉल्व किया एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में जो कि मेरे लिए सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि धीरे धीरे उसकी जो कंसंट्रेशन है, नमक पहले तो मौजूद नहीं था पानी में, जब हमने डालना शुरू किया नमक की कंसंट्रेशन बच्चों क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। और ये जो धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ रही है इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। बात क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, वो क्या करते हैं, आपस में कोलाइड कर जाते हैं कई बार। दे कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। पहली प्रोसेस बच्चों डिसोल्यूशन थी, सेकेंड प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन। उसमें सॉल्यूट को जब हमने एक सॉल्वेंट में डाला तो धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ा। अब इसमें क्या हो रहा है कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं किसके, सॉल्यूट के, वो क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। पढ़ सकते हो ना आप, दे कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्यूशन से बाहर आ रहे हैं, दे गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। एक में सॉल्यूशन में जा रहे हैं, एक में सॉल्यूशन से बाहर आ रहे हैं, तो दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, सेकेंड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। बात समझ में आ रही है। इन दोनों प्रोसेसेस के बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट जिसमें लिखा है कि एक वक्त ऐसा आएगा, अ स्टेज इज रीच्ड, जब दोनों प्रोसेसेस सेम रेट पे होना चालू हो जाएंगी एंड अंडर सच कंडीशंस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में जा रहे हैं वो बराबर होंगे जो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन से बाहर आ रहे हैं एंड अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इट मीन्स ये जो दो प्रोसेसेस का हमने जिक्र किया, डिसोल्यूशन मीन्स सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो रहा था, क्रिस्टलाइजेशन मीन्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स कोलाइड होके सॉल्यूशन से बाहर आ रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आ गया जब जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं उतने ही सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन से बाहर भी आ जाते हैं। तो स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम देख पा रहे हो आप, जितना सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है सॉल्यूशन इनके बीच में, दिस इज द स्टेज ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखना, व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। बात समझ में आई? यस, समझ में आई है आपको। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इस स्टेज पर, किस स्टेज पर, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ चुका है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशंस टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब कंसंट्रेशन सॉल्यूट की चेंज नहीं होगी, बिकॉज जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स आप ऐड करोगे उतने ही सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे सॉल्यूशन से।
तो क्योंकि इस टाइम पर इक्विलिब्रियम आ चुका है, जितना डिसोल्यूशन उतना क्रिस्टलाइजेशन, तो अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ओके, अगला पॉइंट देखते हैं फिर कि वो सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो पाए एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशन को कह दिया जाता है बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें फर्दर अब हम और नमक या और चीनी या कोई भी सॉल्यूट अब ऐड नहीं कर सकते। जितना डिसॉल्व हो सकता था हमने कर दिया, एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, इसके बाद और चीज़ें डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो उस सॉल्यूशन को उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर प्रेशर पर हम कहेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। क्लियर? आगे देखते हैं कि और हमें क्या जानना चाहिए। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो अनसैचुरेटेड भी होगा, एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर। इसका मतलब अभी उसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है, उसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वो क्या है, अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड हो जाता तो फिर और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता। क्लियर? तो बच्चों देखो, अब आपको बहुत चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हैं। सॉल्युबिलिटी में आपको ये मैं एक बार इरेज करता हूँ कि आपको क्या मालूम पड़ गया कि सॉल्युबिलिटी का मतलब पता लग गया कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे आपने वो देखा कि कैसे नमक और जो चीनी थी वो पानी में तो डिसॉल्व हो गई, पर पानी में नेफ्थलीन और एंथ्रासीन डिसॉल्व नहीं हुए, क्योंकि उनको बेंजीन से प्यार था। पोलर पोलर में डिसॉल्व हुआ, नॉन पोलर में डिसॉल्व हुआ, और जो डिसॉल्व हो रहा था उस प्रोसेस को हमने कहा डिसोल्यूशन। और कुछ पार्टिकल्स जो बाहर आ रहे थे सॉल्यूशन से उसको हमने कहा क्रिस्टलाइजेशन। जब दोनों रेट बराबर हो गए तब हमने क्या कहा, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया। ये है उसकी कंडीशन। क्लियर? उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, और जब उतना सॉल्यूट उसके बाद हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो नजर आ रही है ना, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हम अभी भी सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। थ्योरेटिकल चैप्टर है, नोट्स बनाते चलना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों और आगे देखते हैं कि अगले पन्ने पर क्या है। अगला पन्ना हमें बता रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है डिस्कस कर लिया, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको, अब वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तापमान, टेम्परेचर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये हम देखते हैं। The solubility of a solid in a liquid, it is significantly affected by temperature changes। ठीक है, ये हमें मालूम पड़ गया कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो फिर सॉल्युबिलिटी पर भी फर्क पड़ेगा। किसकी सॉल्युबिलिटी पर? सॉलिड इन अ लिक्विड। बात समझ में आई? अब वो कह रहा है कि कंसीडर कर लो कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रखा है। अब नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन अ नियरली सैचुरेटेड मतलब कि उसका सैचुरेशन पॉइंट जस्ट आने ही वाला है। उसमें उसने बोला कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, स्क्रीन पर देखो, डिसोल्यूशन प्रोसेस वो कैसा है, एंडोथर्मिक है। कैसा है बच्चों? एंडोथर्मिक। इट मींस उसमें आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है। मान लो एक ग्लास है, एक ग्लास मैंने लिया और उस ग्लास में फर्ज करो कि 500 ml वाटर है, ठीक है, और मुझे पता है कि उसमें 500 ml वाटर में 50 ग्राम चीनी ही डिसॉल्व हो सकती है। कितनी? 50 ग्राम्स। अब सोचो कि उसमें 40 ग्राम पहले से डिसॉल्व हो रखी है, ऑलरेडी डिसॉल्व्ड इन दिस ग्लास ऑफ वाटर। तो अब सिर्फ 10 ग्राम और ये डिसॉल्व कर सकता है, इसका सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है। दिस इज अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर मुझे और चीनी ऐड करनी है इसमें, आई हैव टू राइज द टेम्परेचर, तभी तो और चीनी ऐड होगी उसमें।
और जब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया चीनी और ज़्यादा डिसॉल्व हो पाई, इट मीन्स सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। कब? जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया। इट मीन्स इन नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। कब? विद राइज ऑफ टेम्परेचर। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो सेकंड फैक्टर अफेक्ट कर रहा है सॉल्युबिलिटी को। प्रेशर का क्या इफेक्ट है? प्रेशर का इफेक्ट देखो बच्चों, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। किसकी? सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का फर्क नहीं पड़ रहा है। टेम्परेचर का पड़ रहा था, प्रेशर का नहीं पड़ रहा है। रीजन क्या है? इट इज बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। आप जानते हो, बचपन में ही आपने ये पढ़ा था, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। उनको मतलब कि दबाया ही नहीं जा सकता है। प्रेशर से आप कैसे सोच सकते हो कि आप प्रेशर से चीज़ों को उसमें डिसॉल्व कर दोगे सॉल्यूशन में? सो दीज आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड दे रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्रेशर। बात समझ में आई? प्रेशर बदलने के बावजूद भी इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल रिमेन अनअफेक्टेड। बात क्लियर? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी देखा बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी देखा। टेम्परेचर में आपको ये मालूम होना चाहिए कि नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वहां पर डेल्टा एच क्या था? पॉजिटिव। रिएक्शन वाज एंडोथर्मिक, क्योंकि आपको टेम्परेचर देना पड़ा, हीट उसने एब्जॉर्ब की, तब और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हुआ और ज्यादा। पर प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ा। साहब चीज़ों को अच्छे से समझना है, एक एक चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ऐसा नहीं कि सर ये तो थ्योरी है याद कर लेंगे, याद करने से नहीं, समझने से, कंसेप्ट को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। आगे चलते हैं अगले पन्ने पर और देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अभी तक हमने बच्चों डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब हम गैस को पानी में या फिर गैस को और किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर। पता है कि काफी सारी गैसेस डिसॉल्व होती हैं। ओके, ऑक्सीजन डिसॉल्व्स ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। ऑक्सीजन की जो डिसॉल्व होने की क्षमता है वो बहुत कम है। इट डिसॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। एंड ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है, वही एक्वेटिक लाइफ को क्या करती है बच्चों? वही उसको सस्टेन करके रखती है। पानी के अंदर रहने वाले जितने जीव जंतु हैं, अगर वो आज के टाइम में सांस ले पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं? सांस ले पा रहे हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो पानी में डिसॉल्व हो गई। ओके, तो उसने बोला कि ऑक्सीजन तो देखो कम डिसॉल्व होती है, तो हाईली सॉल्यूबल भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, HCl गैस, ये भी एक फैक्चुअल चीज मालूम पड़ी। अब जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की, वो भी अफेक्ट हो रही है। किसके द्वारा? प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा। सॉलिड की भी हुई थी, गैस की भी हो रही है। फैक्टर वही है, कौन से? प्रेशर और टेम्परेचर। हाँ देखो, अब उसने लिखा कि सॉल्युबिलिटी गैसेस की वो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाती है। इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली आपको करके दिखाऊं कि गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से बढ़ रही है। ये देखो, ये है ग्लास और इसमें मैं जल्दी से थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ। दिस इज अ लिक्विड। जब हम इसमें पानी ले लेंगे, लिक्विड है, ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट है। ओके, बॉटल को रखा यहाँ पर, पी भी लूँ क्या? ठीक है, मस्त है। खैर देखो बच्चों, ये है लिक्विड, ठीक। इसमें मैं क्या करता हूँ,
गैस डिसॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, हमें मालूम है कि हम इनहेल कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन, एक्सेल कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखना इसका, मैं इसमें CO2 वो डिसॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मुंह से, देखा इसमें जब CO2 गैस गई, जो थोड़ी सी वेव्स क्रिएट हुई, फिर देखो नजर आ रहा है। अब यही काम मैं करूंगा, इस पेन के थ्रू सिक्का निकाल दिया, एक स्मॉल ऑरिफिस है और पीछे छेद है, इसमें मैं इससे अब CO2 डालता हूं। देखिए, देखा आपने कि जब मैंने CO2 गैस मुंह से, जब मैंने उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश की, तो डिसॉल्व जो सॉल्युबिलिटी थी गैस की वो कम थी, बिकॉज प्रेशर नहीं उतना बिल्डअप हो पा रहा था, सारी चीजें इधर उधर भी मिक्स हो रही थी, कुछ गैस और कम गैस पहुंच रही थी अंदर। बट जब मैंने इस पेन के थ्रू अंदर डाली है गैस, तो पूरी हाई प्रेशर पर गैस गई और ज़्यादा डिसॉल्व हुआ, इसलिए उसमें बबल्स भी क्रिएट हुए। तो आपको मालूम पड़ा ना, ये क्यों मैंने लिखा है यहाँ पर कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस वो इंक्रीज हो जाती है जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं। समझ में आ रही है बात? टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखा जाए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस वो बढ़ती है जब टेम्परेचर कम होता है साहब, जब टेम्परेचर कम होता है। और यही रीज़न है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, जो पानी में रहने वाली जो भी स्पीसीज हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं ठंडे पानी में रेदर देन इन वार्म वाटर। ये चीज़ आपको पता है, कॉमन सेंस है कि अगर पानी उबलता हुआ होगा भैया, मछली भी उबल जाएगी। तो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा डिसॉल्व करनी है आपको वाटर में, सो यू हैव टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन। टेम्परेचर किया कम, सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ गई, प्रेशर किया ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ गई। दोनों चीज़ें, दोनों फैक्टर्स गैस की सॉल्युबिलिटी के समझ में आ गए। वेरी गुड। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते चलो। नोट्स बनाने का आज मैं एक और आपको मेथड बता देता हूँ बच्चों। अगर आपने एक कॉपी लगाई है तो कॉपी के सिर्फ राइट हैंड वाले पन्ने पर आप नोट्स बनाना। उसके बाद सेम टॉपिक NCERT की बुक खोलो या अपनी स्टेट बोर्ड की बुक खोलो, सेम टॉपिक पर आप वो बुक में वो टॉपिक रीड करो। अगर आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें और नॉलेज वाली चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं, उसको आप लेफ्ट वाले पन्ने पर नोट डाउन कर लो। तो इस बहाने से आप किताब में से खुद के नोट्स भी बना रहे हो और जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब कि सफिशिएंट, मोर देन इनफ चीज़ होने वाली है। क्लियर? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड के बाद अगला पन्ना, और ये है फेवरेट सेक्शन बच्चों, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके लिए। फिर से आज के लेक्चर में जो जो हमने सीखा है उन्हीं के बेसिस पर ये सवाल होने वाले हैं। देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स विद डिक्रीज इन टेम्परेचर? क्या फर्क पड़ेगा गैसेस की सॉल्युबिलिटी पर अगर हम टेम्परेचर कम कर दें? आपके ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। क्या सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट बनी रहेगी, क्या वो बढ़ जाएगी, क्या वो कम हो जाएगी, या फिर पहले बढ़ेगी बाद में कम हो जाएगी? पहला सवाल करना आज का लेक्चर में ही जवाब है। आगे देखते हैं अगला सवाल। इनमें से कौन सी कंडीशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है? कब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है? क्या रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से? क्या ये बराबर होना चाहिए? क्या कम होना चाहिए? या इनमें से कोई नहीं? क्लियर? दो क्वेश्चंस बच्चों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ तो सब अवेलेबल है। तो अभी ये हुआ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन। चलते हैं आगे, और आगे ये तो धन्यवाद का लम्हा, और ये लम्हा अच्छा भी लगता है क्योंकि आज की क्लास हमारी हुई बहुत अच्छे से संपन्न, और मुझे पता है कि आप अब प्रैक्टिस करने वाले हो, नोट्स आपने बना लिए हैं। चीज़ों को जितने अच्छे से जुड़े रहोगे बच्चों, उतना ही फ़ायदा होगा। ये लेक्चर
इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना भूलना नहीं है। अगर चैनल पर नए आए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि अब से अगले वीडियो लेक्चर का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है बच्चों CUET मॉक, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको फॉलो कर लो। ऐसे ही सवाल अच्छे अच्छे वहाँ पर भी पोस्ट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। कमेंट्स में आप आंसर कर सकते हो। कोई और क्वेरी है DM करो। क्लियर? तो ठीक है, आज की क्लास फिर ओवर करते हैं बच्चों, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आया, आपको भी आई गेस मज़ा आया होगा। अब आपको करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, बहुत अच्छे से। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।